अगर आपको याद हो तो से भी मुज़ाकरात हुए थे इसी कोलिशन के। असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर चुके हैं और उसमें सितंबर की डेट जो है वो भी तय हो गई थी, लेकिन उस पर नहीं माने। अब देखिए ना, ये बात हो रही है कि कौन क्या चाहता है कौन नहीं चाहता। ये तो 9 मई से पहले वाकयात जो थे वो उसी तरफ जा रहे थे कि उनका ये कहना था कि भाई एक दिन पे आप इलेक्शन करवाएं, आप अलग अलग एक सूबे में दूसरे सूबे में और मरकजी इलेक्शंस जो है वो उनको फर्क डेट्स पे ना करें। इलेक्शन कमीशन की भी गालिबन यही ख्वाहिश थी और वो मुज़ाकरात भी हो गए, जो कि जमहूरी तरीका होता है, पार्टीज आपस में बात करती हैं, पार्लियामान में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है उसको नहीं माना, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा था अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं, बल्कि जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जमहूरियत का जो अमल है उसको अपने ताबे करने की, एक शख्स की मर्जी की के ताबे करने की। यानी कि उनका जब जब दिल चाहे तो वो एक असेंबली तोड़ दें पंजाब की, बगैर उनके नुमाइंदों से पूछे हुए, बगैर अपनी पार्टी की कंसेंसस बिल्ड किए हुए, जब चाहा दूसरी असेंबली तोड़ दी और पहले पार्लियामेंट से उठ गए। 151 एमएनएज एक पार्टी के हों और वो अगर फर्ज कीजिए कि तरीके अदम एतमाद में अपनी वजीर आजम की नशिस्त खो दे तो क्या वो असेंबली छोड़ देती है? और आज यही है, ये जो हम देख रहे हैं, ये एक के बाद एक किए गए गलत फैसलों ने जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया है। आज हम वहां पे उस मकाम पे खड़े हो गए जहां पे एक मार्शल लॉई टाइप एक सूरत हाल बन चुकी है। और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके ये भी आपको ये सवाल करना जरूरी है कि कौन पार्लियामेंट को जो है कुछ ना काबिल समझे, वहां से अपने एमएनएस हटा ले, इस्तीफे दिलवा दे, बाद में कहनी है वो इस्तीफे दोबारा नामंजूर कर लिए जाएं, फिर 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी जाएं और फिर जब वो बात ना मानी जाए तो उसके बाद आप जाके तो हमले कर दें जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, या वहां पे पुरअमन एहतजाज के लिए भी गए थे तो वहां पे बच्चे जाकर तोड़फोड़ करके आग लगा दे, दुनिया में तमाशा बना दें पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का। ये ना जमहूरियत है और ना ये सियासत है। आई एम सॉरी टू से, ये फिस्तायत का एक अमल है। पीडीएम की जमातें कोई दूध में धुली नहीं है, हम उनकी कोई तर्जुमानी नहीं कर रहे और वो भी बहुत गलतियां कर चुके हैं और कर रहे हैं मतवातिर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये यकसर जो है ये बात भूली जाए कि यहां पर टाली 2 हाथ से बचती है। सियासी कुव्वतें इस वक्त आपस में बरसरे पैकार हैं। एक तरफ तो ये कोलिशन वर्सेस तहरीके इंसाफ है और फिर इस कोलिशन के अंदर जो है वो आपस में इलेक्शन के करीब आने से झगड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इससे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? ये तो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में, म्यूजिकल चेयर्स में शतरंज के मोरे बनाने और गिराने का नाम है। ये इसमें किसी किस्म की कोई जमहूरियत का इसको नाम देना जो है वो ज्यादती होगी। जी, ये तहरीके इंसाफ का फैसला गैर सियासी हो सकता है, असेंबलियों से बाहर आने का या 2 असेंबलियां तोड़ देने का। इस गैर सियासी फैसले का उनको सियासी तौर पर ही नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो ये सोच के किया होगा कि शायद 90 दिन में इलेक्शन होंगे और उसके बाद अगर हम हारते हैं तो हम हार जाएं और वो जीतते हैं तो वो जीत जाएं। लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन में हो जाते आईन और कानून के मुताबिक और लाहौर हाई कोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो शायद ये सब कुछ हुआ ही ना होता जो आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो कतई इसकी हिमायत नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो और उसकी तामील ना की जाए। ये गलत नजीर बनती है, गलत प्रेसिडेंट बनता है। वो आप उस ऑर्डर को पसंद करें ना करें, उसकी तामील होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आइन शिकनी की बात करते हैं, और यूं तो पाकिस्तान की तारीख अटी भरी है आइन शिकनी से। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो अभी हम तो 2022 की ये बात करें, जो सूबाई इलेक्शंस होने थे, जब तहरीके अदम एतमाद आ रही थी और जब तहरीके अदम एतमाद जमा की गई, उस वक्त ने जो आजकल आइन के बड़े मुहाफिज बने हुए, उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी जो कि वो नहीं कर सकते थे। सरीहन आइन के मुताबिक वो एक गलत एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस भी लिया, लेकिन जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ना उनको, ना स्पीकर साहब को जिन्होंने वो काम किया, ना ही प्रेसिडेंट साहब को जिन्होंने असेंबलियां तोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो हुआ। तो यहां पे हर साइड, हर फरीक ने आइन शिकनी की है, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने भी और गैर सियासी कुव्वतों ने भी। बात यह है कि ये अगर हम चेरी पिकिंग करेंगे ना कि एक साइड की आइन शिकनी और एक साइड की गलती और दूसरी की नहीं देखेंगे, वो बात ही बनेगी। सर, एक तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया, लेकिन फिर पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो ये भी एक फर्क है ना।
देखिए बात यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो आइन का आर्टिकल जो है उसी को खुद से असर नौ तहरीर कर दे। आर्टिकल 63 जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तशरीह बनाई कि खुद ही अपने पहले किए गए फैसलों की नफी कर दी और उसकी एक अपने से वो कहानी बना दी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने मुख्तलिफ नोट्स में लिख चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेरा जाती ख्याल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये असेंबलियां, ये सवाल उठना चाहिए कि ये असेंबलियां जो तोड़ी गई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, क्या ये फैसला अच्छी नियत के साथ था या बदनीयती के लिए था या सियासी फैसला था? क्योंकि असेंबली जो होती है वो अवाम की नुमाइंदगी का हक होता है आइन में। नहीं, कुछ बात करना चाहूंगा निहायत एहतराम से। जी भट्टी साहब ऐड करना चाह रहे हैं। मदर साहब से अदब नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कैसे कह सकते हैं आइन की तशरीह करना है, वो कह दें कि गलत है। यहाँ वो इख्तियारात ले ले किसी भी अक्सरियत पार्टी से, भाई आप रदाई नहीं दे सकती, आइन में अमेंडमेंट कर लें, 100 दफा कर लें। मां डिक्टेटरशिप के तो रजा रूमी ने ठीक है, चाहे जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, उसे तो साफी पसंद कर ही नहीं सकता, वो तो साफी अपने लिए गाली समझता है। वो तो अगर कोई गलत करे तो चलो ठीक है, उनके खिलाफ आवाज है। भट्टी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके सामने जब तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफे का मामला आया था और कहा था कि जी 9 कबूल हो गए, बाकी क्यों कबूल नहीं हो रहे, तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये स्पीकर का इख्तियार है और मैं स्पीकर के इख्तियारात में इंटरवीन नहीं कर सकता। तो बैसर अली जफर साहब की बहुत बहस हुई थी वहां पर। तो यहां भी ये मामला जो है वो स्पीकर ने असेंबलियां तोड़ी और या स्पीकर साहब ने जो फैसला किया उसमें वो समझते हैं अतर मिनल्ला साहब की ये जो है वो देखना चाहिए। असद भाई, मैं आपसे एक जो आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है स्पीकर के इख्तियारात का। इसी तरह इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। सुप्रीम कोर्ट उसके इख्तियारात खुद सलब नहीं कर सकती, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। ये आइन की स्कीम है, इसके साथ भी खिलवाड़ किया गया है। यहां तो ऐसा काम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कभी डैम बना रही है। बिल्कुल सही है सर, ये तो हमारे यहाँ बहुत इसमें डिबेट होती है कि अपने दायरेकार में रहकर हर इदारे को काम करना चाहिए। अब एक तो भट्टी साहब को लग रहा है कि जब तक एक खास मकसद हासिल नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन में नहीं उतरेगी सियासी जमातें। लेकिन अगर कराची के इलेक्शन हमने भी देखे हैं, बल्दियाती इंतखाबात किस तरह हुए, यानी कई फॉर्म ऐसे थे जो पोलिंग एजेंट को दिए गए थे और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो हतमी फॉर्म जारी किया उसके रिजल्ट आपस में मैच ही नहीं कर रहे और वो हाथ से उसमें तरमीम की गई है, लेकिन वो रिजल्ट जारी हो गया। अब आप जाइए सर पीटिए जहां पर जाकर पीटना चाहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, अदालतों के चक्कर लगाइए, 5 साल के बाद शायद फैसला हो जाए। तो मेरा सवाल रजा रूमी साहब ये है कि इस असद 2018 के इंतखाबात सवाल बस ये कर रहा था कि अगर इस तरह का रिजल्ट आ जाता और इस तरह का इलेक्शन हो जाता तो क्या होगा? जी कुछ नहीं होगा। 2018 में कितनी धांधली की गई, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन की रात, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो शोर मचाते थे धांधली की, उन्होंने भी उसकी इंक्वायरी नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की कि आरटीएस क्यों बंद हुआ, कोई तहकीकात नहीं हुई। बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ कोई ये रवैया जो है अकाउंटेबिलिटी का कल्चर ही नहीं है। और रही बात, ये सही कह रहे हैं भट्टी साहब कि प्लान यही है और ये कोई नया प्लान नहीं है, ये पुरानी कहानी है। 2018 में नवाज शरीफ को भी नाअहल करके मैदान से बाहर करके जेल में डाल के इलेक्शन किए गए थे। अब 2023 में उलट हो रहा है मामला कि नवाज शरीफ मुल्क में आ रहे हैं और कासिम के अब्बा को नाअहल करके जेल में डालकर बाहर किया जाएगा मैदान से। तो बात यह ना कि असूल तो ये है कि वो जो आज गलत हो रहा है वो 2018 में भी गलत था। काश कि उस वक्त जो है हम सब पाकिस्तानी जो कौम है और इसके जो अहम इदारे हैं, इसके जो मीडिया है, इसकी जो सियासतदान है और जो अदलिया है, उन्होंने उस वक्त की गलतियों का भी इदराक करके फिक्स किया होता तो आज हम इस मकाम पे ना होते। आज ये जो कुछ हो रहा है ये उसकी कड़ी है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और बीच में एक May 9 भी आ गया जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है, उसको आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। वो अब एक सीधी कॉन्फ्रंटेशन के फेज में चला गया है। पहले जो हुआ नवाज शरीफ के साथ, बेनजीर के साथ, औरों के साथ, अब तो बराह रास्त मुकाबला है। आपको पता है दो शख्सियात के दरमियान